गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अमन कोचर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में, उसके बाद जेपी गिलफर्ड के इंटेलिजेंसेस के बारे में, जहाँ पर हमने बात करी थी हॉवर्ड गार्डनर के इंटेलिजेंसेस के बारे में और उनके मल्टीपल फैक्टर्स जो इंटेलिजेंस में क्रिएट होते हैं, या मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो जिनकी मदद से एक इंडिविजुअल को आप असेस कर पाते हो, एक इंडिविजुअल को बता पाते हो दैट ही इज इंटेलिजेंट और नॉट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। सो उसी के आगे कंटिन्यूशन में चैप्टर में, जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ, वहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है द ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें थोड़ा ये जानना होगा कि ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो बनाई किसने थी और उनका बनाने का पर्पस क्या था। ठीक। सो ट्रायआर्किक थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ डू द नीडफुल एंड लेट्स कैरी ऑन विद द टॉपिक ऑफ टुडे। Sternberg's triarchy of theory of intelligence. I'll be reading somewhat the notes and the points from the textbook as well, so that students को ऐसा ना लगे कि वो कहीं से ऑफ ट्रैक हो रहे हैं या स्टूडेंट्स को कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। सो आई विल बी रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल। सो कभी कभी अगर मैं कैमरे में नीचे देखूं तो कभी ऐसा ना लगे कि मैं कहीं कुछ और नोट्स या आर्टिकल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ या मुझे आता नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट कि मैं एक कंसेप्ट को एक फॉर्म में लेके जाना चाह रहा हूँ जहाँ पर हम कंटिन्यूशन में बात करते हैं किसी भी थ्योरी या किसी भी कंसेप्ट के बारे में। So yeah, let's begin with the triarchic theory of intelligence. Triarchic theory of intelligence basically provide करी थी हमें रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने, और ये एक अमेरिकन साइकोएनालिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। इनका अप्रोच साइकोमेट्रिक था, इनकी स्टडी साइकोमेट्रिक पे बेस्ड थी। साइकोमेट्रिक मीन्स एनीथिंग दैट इज an aggregate of abilities, any kind of intelligence or the approach of assessing intelligence that is quantifiable and that is measurable. बट इनकी जो थ्योरी थी वो समवॉट साइकोमेट्रिक अप्रोच से थोड़ी सी डिफरेंट थी। बिकॉज अभी तक जो हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे थे, आइदर हमने हॉवर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ा, उसके उससे पहले गिलफर्ड के बारे में पढ़ा, उससे पहले एल्फ्रेड बिने एंड चार्ल्स क्लेमेन के बारे में पढ़ा हमने। तो इन सबकी जो थ्योरीज थी वो कहीं ना कहीं हमारे पास मेजरेबल थी। उनका हम एक फैक्टर को असेस कर पा रहे थे अल्फ्रेड बिने की अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग। चार्ल्स पेयरमैन में दो फैक्टर्स थे, स्पेसिफिक एंड जनरल, जिनको हम मेजर करके बता पा रहे थे कि हाँ अच्छा ये स्पेसिफिक फैक्टर ज़्यादा है या ये जनरल फैक्टर तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट किसी स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से इंटेलिजेंस जो है वो किसी में ज़्यादा है या किसी इंडिविजुअल में कम है। आफ्टर दैट आर्थर जेनसन ने बताया हमें कि हायरार्की लेवल पे इंटेलिजेंस वर्क करता है। उसके बाद चार्ल्स पेयरमैन, उससे पहले गिलफर्ड एंड सो ऑन। बट रॉबर्ट थर्नबर्ग जो थे हमारे पास, टर्नबर्ग, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट इन्होंने डिवाइस किया वो उनके इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के ऊपर बहुत मैटर करता है। सो आई जस्ट रीड आउट द डेफिनेशन व्हाट ही ट्राई टू tell us about the theory of intelligence. The ability to adapt, to shape and select the environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. बेसिकली इन्होंने ऐसा बताने की कोशिश करी थी कि इंटेलिजेंस या ह्यूमन इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज अभी तक आई हैं या जितनी भी थ्योरीज अभी तक पब्लिश हुई हैं या बताई गई हैं वो सारी गलत नहीं हैं, बट कि इनकम्प्लीट है। बट इनकम्प्लीट इन द सेंस, लास्ट हमने जो थ्योरी पढ़ी थी जो स्टर्नबर्ग ने, सॉरी हॉवर्ड गार्डनर ने जो हमें बताई थी, तो हॉवर्ड गार्डनर ने हमें 8 और 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस के बारे में बताया। एंड द नाइन्थ टाइप वाज एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, विच आई गेस कि मैंने उसके बारे में नहीं बताया है। बट द एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस एस्पेक्ट ऑफ हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी वाज नॉट पब्लिश्ड, बट स्टिल उनको माना जाता है कि वो एग्जिस्टेंशियल थ्योरी में बिलीव करते हैं। एग्जिस्टेंशियल इज समवॉट लिंक्ड टू अ बिट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिनकी थ्योरी या थ्योरेटिकल अप्रोचेज आप आगे पढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल अप्रोच, दैट इज क्वाइट एन एक्सटेंसिव
approach in treating or curing the mental illnesses and disorders. सो यस, जो ट्रायर्किक थ्योरी थी रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग की, इन्होंने ऐसा असेस करने की कोशिश की थी दैट intelligence is somewhat not quantifiable or not expressed in terms of measurements or evaluations or assessments of various factors like Howard Gardner and JP Guilford and Thurston's primary mental abilities. इनकी तरीके से हम किसी भी इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट को मेजर नहीं कर सकते, बट जस्ट हमें देखना होगा इंटेलिजेंस के लिए एक इंसान अपने नेचर को, अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से चेंज करता है या उस तरीके को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है. The ability to adapt, to shape and select the environment to accomplish one's goal. इंटेलिजेंट पर्सन वही होगा जो अपनी नीड्स को, अपने जो वो काम करना चाहता है उस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, उस एम को अकम्प्लिश करने के लिए अपने इन्वायरमेंट को शेप करे, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करे, और साथ ही साथ वो उस इन्वायरमेंट को चेंज करने से पहले उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करे कि उस इन्वायरमेंट में क्या उसकी एबिलिटीज़ को परखा जाएगा, क्या उसकी स्किल्स या कैपेबिलिटीज़ को देखा जाएगा, उनको इम्पोर्टेंस मिलेगी या उनको जो है इंटरेस्ट फील होगा वो काम करने में. अगर ऐसा नहीं होता है देन हम ये नहीं कहेंगे कि वो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है, बट मे बी वो अपने इन्वायरमेंट को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दैट इज जस्ट वॉट रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग tried to tell us all about the theory of intelligence according to his theory of triarchic intelligence. So triarchic का मीनिंग है कि इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, और वो 3 एलिमेंट्स जो हैं कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट भी हो सकते हैं कुछ एस्पेक्ट्स में, और कुछ एस्पेक्ट्स में वो डिपेंडेंसी भी फील हमें या शो करवा सकते हैं, बट वी लेटर ऑन सी कि क्या वो इंडिपेंडेंट थे या डिपेंडेंट थे किसी भी केस में या किसी भी रीजन में. सो लेट्स स्टार्ट विद द 3 components. द फर्स्ट component is the analytical or the componential component of the triarchic theory, and also it is a well researched topic, and it is quite an extensive and a more theoretical part of the triarchic theory of intelligence. So the componential intelligence is the analysis of information to solve problems. आप एनालाइज किस तरीके से करते हैं उस प्रॉब्लम को या अपने उस सिचुएशन को, दैट कैन बी टर्म्ड एज योर componential aspect of intelligence in the triarchic theory. This intelligence has 3 components. अब यहाँ पर इस componential part के भी 3 aspects हैं, 3 components further subdivisions की गई हैं. बट उन सब डिविजन्स को समझाने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि कॉम्पोनेंशियल या एनालिटिकल पार्ट होता क्या है, या एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है एक ह्यूमन माइंड में या ब्रेन में, या वो सोसाइटी में या अपने इन्वायरमेंट में किस तरीके से अप्लाई कर सकता है उस कॉम्पोनेंशियल पार्ट को जो इंटेलिजेंस उसमें है. इंटेलिजेंस को अगर हम मेजर करेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग, सो वो ऑब्वियसली मानी जाती है कि अपने इन्वायरमेंट को शेप करना, अपने इन्वायरमेंट की तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके समझना, परसीव करना, एंड देन उसके बाद अंडरस्टैंड करके नॉलेज को अप्लाई करना. बट कॉम्पोनेंशियल एस्पेक्ट टेल्स अस दैट कि ये स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है. स्कूलिंग में किस तरीके से काम आती है? इट बेसिकली गिव्स a simple logical explanation that componential aspect में आपके पास जो problems आएंगी उनका solution आप minimal answers के according provide करवाओगे. Minimal answers means like a yes or no on a scale of 1 to 10 or on a scale of 0 to 5. ऐसे कंपोनेंट्स का, ऐसे चीज़ों का यूज़ करके आप जब अपने सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते हो, अपने आंसर को प्रोवाइड करते हो, देन दैट इज द कंपोनेंशियल पार्ट. But these types of tasks usually present well-defined problems that have only a single correct answer. तो यहाँ पर आपके पास जो प्रॉब्लम होगी वो वेल डिफाइंड होगी. 2 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक मैं जाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी में ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, द कॉम्पोनेंशियल एस्पेक्ट और द एनालिटिकल थ्योरी पार्ट.
सो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिंपली हम कोई भी एक लेमैन टर्म में कोई भी एक आम इंसान कहेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है। हम कोई भी मेथड, कोई भी रूल, कोई भी लॉजिक, लॉ, थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं और हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस। व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या किसी भी सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होता है। हमें प्रॉब्लम को जानना होता है कि प्रॉब्लम हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में है या नहीं। अगर वो एक वेल डिफाइंड मैनर में प्रॉब्लम हमें बताई गई है, जहाँ पर हमें प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्रिप्शन है, somewhat like in the questions of योर एग्जामिनेशंस, जहाँ पर आपके पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होती है, आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास मार्क्स का आउटपुट है, आपके पास सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सारे सोशल फैक्टर्स आपकी वजह से एग्जामिनेशन में क्रिएट हो चुके हैं, देन दैट कैन बी टर्म्ड एज अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वहीं पर इल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी इसी का वाइस वर्सा ऑपोजिट टर्म, जहाँ पर हम समझते हैं कि इल डिफाइंड, देयर इज नॉट a well explanation or a well explained manner in which a problem is assigned to you। जहाँ पर आपको बोल दिया जाए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो है आपको हिंट्स दे दिए गए हैं और बस हाँ आपको ये सॉल्व करना है, चलिए आप सॉल्व करिए। ठीक, अब जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है, इस प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या क्या सॉल्यूशंस जनरेट करने की कोशिश करनी है, या पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज एन इल डिफाइंड प्रॉब्लम, जहाँ पर आप सॉल्व करते करते सॉल्यूशन निकालते निकालते हो सकता है एक टाइम के बाद कंफ्यूज हो जाए या फंस जाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो दैट कैन बी टर्म्ड एज एन इल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब वहीं पर क्वेश्चन ये आता है बच्चों में, या डाउट ये आता है स्टूडेंट्स में कि सर अगर एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में भी फंस जाए तो क्या वो एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी? नहीं। उसका आंसर ये है, उसका रीजन ये है दैट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में उसको वेल डिफाइंड बनाने के लिए जो पार्ट्स यूज किए गए हैं, जो इंफॉर्मेशन डेटा दिया गया है, उसको आप यूज किस तरीके से कर रहे हैं वो बताता है कि आप सॉल्यूशन करने के लिए केपेबल हैं या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डेटा ही नहीं है और आप तब भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो वो एक कॉम्पोनेंशियल पार्ट नहीं है, वो एक कॉम्पोनेंशियल पार्ट है, बट वो एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आपके पास वहां पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एनफ डेटा नहीं है, एनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, और वहां पर आप कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर चार स्टूडेंट सेम एक किसी थ्योरेटिकल पार्ट को, एक क्वेश्चन को वर्बली एक्सप्रेस, अपने थॉट्स या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सपोज मैंने एक वेल इल डिफाइंड प्रॉब्लम पूछी और आप सब कोशिश करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका आंसर क्या है, और आई होप दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे, मोस्ट ऑफ द आंसर्स जो होंगे इस प्रॉब्लम के, वो इल डिफाइंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही दिए जाएंगे। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। क्वेश्चन इज, हाउ विल यू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन एन इंडिविजुअल? आप किसी भी इंसान में फीलिंग्स को किस तरीके से समझाएंगे या बताएंगे कि फीलिंग्स क्या हैं? इट इज जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आर फीलिंग्स इन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक, तो इस क्वेश्चन में मैंने कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करा है, कोई इन्फॉर्मेशन प्रायर आपको नहीं दी है, सो ये एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, बिकॉज इसमें आपके पास वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज है जिनकी मदद से हर इंडिविजुअल का आंसर डिफरेंट हो सकता है। So that is a cue or a hint that a problem is an ill-defined problem or somewhat a well-defined problem. Okay, so yeah, let's continue with the topic. Start करते हैं again componential part को। तो componential part, it is similar to the standard psychometric definition of intelligence. Psychometric definition of intelligence का क्या मतलब था? जैसा मैंने अभी बताया that the attribute of intelligence can be measured by various factors. ठीक, लाइक पजल सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, एनालॉजीज करना है, नंबर पैटर्न्स को समझना है, तो ये सारी टर्म्स जो हैं हमारे पास क्रिएट होती हैं कॉम्पोनेंशियल फैक्ट में।
बट अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जो एनालिसिस के बाद इंटेलिजेंस आती है, दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस, उसके दौरान उसकी वजह से हमें तीन कंपोनेंट्स को और समझना पड़ेगा. सो द फर्स्ट वन इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जहाँ पर ऑब्वियसली आप नेचर से या अपने एनवायरनमेंट या सोसाइटी से उस नॉलेज को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आपने उस नॉलेज को एक्वायर करा जो कि आप अप्लाई करेंगे उस थ्योरी में काम करने के लिए. Second is the meta or a higher order component which involves planning of concerning what to do and how to do. So वहां पर आप planning करेंगे, that is the meta component. And the third one is the performance component where you will use your knowledge with the mixture, with the combination of your meta component, of the rules that you have gained, of the rules that you have understood during the lectures, during the sessions in the classes or at home while you were studying. I'm just taking a situation of studying in general. So वहां पर जब आप उसको execute करते हैं, that execution part is your लास्ट कंपोनेंट, द परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस का पता चलता है, जहाँ पर आपको अपने रिजल्ट्स जानने का मौका मिलता है कि इन जनरल हम किस पानी में हैं. जैसा हम एक लेमन टर्म में बताते हैं कि हम किस पानी में हैं. टीचर्स बोलते हैं आप टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस पानी में हैं. ठीक है, सो ये एक परफॉर्मेंस कंपोनेंट जो है वो आता है कंपोनेंशियल एस्पेक्ट में. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो कि डिफाइन करी स्टर्नबर्ग ने, वो थी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. एक्सपीरियंशियल इज सिमिलर टू द टर्म we can say using your past experiences onto your future experiences or the novel ideas. नोवेल आइडियाज यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिस पे फोकस करना है, दैट इज नोवेलिटी. NOVELTY, novelty. So novelty is termed as novelty can be defined as something which is new to an individual or which is completely नॉट एक्सपीरियंस्ड एट ऑल बिफोर. ठीक, सो कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही नोवेल है, बिल्कुल ही नई है, वहां पर आप अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हैं और उसे आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, तो देन दैट कम्स द एक्सपीरियंशियल पार्ट और द क्रिएटिव फेसेट. ठीक, सो दैट इज द क्रिएटिव पार्ट. Experiential or creative intelligence is involved in using the past experiences creatively to solve the novel problems. अब हर इंसान की लाइफ में नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, नई सिचुएशंस क्रिएट होती हैं ऑन अ डेली बेसिस. और अगर आप एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान माना जाए अकॉर्डिंग टू सम IQ टेस्ट, तो आपके हो सकता है नोवेल आइडियाज़ या नोवेल सिचुएशंस क्रिएट ना हो. बट उसी के अकॉर्डिंग अगर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस और यूटिलाइजिंग योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर पास्ट accomplishments or failures or the strategies that you use in creating those solutions in the past, and then again using them on the novel ideas or the new ideas that are going to be present in your future. Individuals high on creative intelligence may give wrong answers because they see things from a different perspective. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्रिएटिव इंटेलिजेंस या इस क्रिएटिव एस्पेक्ट को जानने के लिए, दैट जो इंटेलिजेंट लोग या जो क्रिएटिवली इंटेलिजेंट लोग किसी सिचुएशन को समझते हैं, किसी आंसर को देने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो हो सकता है एट फर्स्ट इंस्टेंस या एट फर्स्ट इंटरेक्शन उस आंसर को वो आंसर गलत दें. गलत इन द सेंस, इट्स नॉट कि वो आंसर कंप्लीटली रॉन्ग होगा. लाइक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में 3+2 5 आ रहा था एंड मैंने 3+2 को 4+1 लिख दिया. ठीक, सो दैट इज करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, दैट इज अ करेक्ट आंसर. बट जो एक्सप्लेन करने का तरीका था वो हो सकता है समझ में ना आए किसी को. इट इज जस्ट अ माइनर सिंपल प्रॉब्लम. सो अगर किसी मेजर प्रॉब्लम में आप हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर एक नोवेल आइडिया या अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज करना है, तो हो सकता है कि आपका प्रेजेंट में जो आप आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सही ना हो अकॉर्डिंग टू अदर्स.
बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंसर सही नहीं है, ठीक, क्योंकि वो क्रिएटिवली इंटेलिजेंट लोग हैं, दोज पीपल आर एबल टू यूज देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो लोग किसी अलग तरीके से उस सिचुएशन को देखते हो, है ना, उस सिचुएशन को किसी अलग ढंग से देखते हो। तो वो एक एस्पेक्ट हो जाएगा एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। स्टर्नबर्ग स्प्लिट्स द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इनटू टू पार्ट्स, दैट इज नोवेलिटी एंड ऑटोमेशन। जैसा कि कॉम्पोनेंशियल पार्ट को स्टर्नबर्ग ने डिवाइड किया था नॉलेज एक्विजिशन, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड मेटा कंपोनेंट, सो वहीं पर स्टर्नबर्ग ने अगेन सब डिवीजन किया है एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस का इनटू टू पार्ट्स, दैट इज द नोवेलिटी एंड द ऑटोमेशन। नोवेलिटी मैंने आपको पहले समझाया, a novel situation is one that you have never experienced before, ठीक है। तो नॉवेल सिचुएशन जो है वो आपके पास कभी नहीं आएगी, सॉरी ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगी, उस वो सिचुएशन आपके पास इससे पहले कभी नहीं आई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेरे पास ये सिचुएशन आई, ठीक, तो मैंने उस नॉवेल की डेफिनेशन को अलग गलत तरीके से प्रोनाउंस किया, गलत तरीके से डिस्क्राइब किया, एंड वहीं पर मैंने अपने पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस से एट दैट सेम मोमेंट मैंने उसको उस अपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस को या कॉम्पोनेंशियल एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को यूज करके उसकी सही डेफिनेशन बता दी at that instance only. So that is what experiential learning is. स्कूल्स में आजकल बहुत नई तरीके की लर्निंग्स की जाती हैं जहाँ पर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हो। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज बेसिकली perceived through your senses और through your sensory perception, वो गेन की जाती है नॉलेज। ओके, सो ये जो सेंसरी परसेप्शन है ये बहुत काम करती है हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करने में। पुराने टाइम में, आजकल तो ज़्यादातर बच्चे छोटी एज के, आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर एज, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दे मस्ट बी 17 और 18 ईयर्स ऑफ एज, 17 to 19 के गैप में होंगे, बट जो छोटे बच्चे हैं लाइक 6th 7th एंड इवन यंगर वंस, if we take examples of students of 7 years or 8 years, सबके हाथ में फ़ोन होता है, सबके हाथ में टैबलेट्स होते हैं, खाना खाते हुए टैबलेट्स हैं, खाना खाते हुए उनके पास फ़ोन है, they won't eat food until and unless phone or cartoon or anything that pleasures their senses is provided to them, है ना। सो वो एक गलत तरीका आ जाता है। अब वहीं पर बहुत से साइकोलॉजिस्ट इंडिया के भी और अमेरिकन एंड यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस चीज़ के बारे में डिबेट किया है दैट इट इज़ नॉट गुड फॉर योर child's mental health, but still parents are somewhat rigid. Parents they are, I would say that they are not rigid, they exactly don't know what to provide them. So उनका नेक्स्ट क्वेश्चन एक डाउट होता है कि तो फिर क्या दें, तो अगर फ़ोन नहीं देखेगा तो फिर खाना नहीं खाएगा, बट देन दैट इज़ द एक्सपीरियंस ना। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को कंटेन करें, अपने एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करें, अगर आपके टाइम में, पेरेंट्स के टाइम में फ़ोन या टेलीफोन ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं थी, उस टाइम पे इन्वेंट नहीं हुई थी, तो क्या तब बच्चे खाना नहीं खाते थे, या तब बच्चे जो हैं वो खेलते नहीं थे, सब कुछ करते थे। एवरीथिंग हैपन एट दैट टाइम ऑल्सो। अब वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है पेरेंट्स का, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। नहीं, ये टाइम अलग किया गया है बिकॉज द नीड्स, वो नीड्स डेवलप करवा दी गई हैं फ्रॉम द बर्थ, ठीक। तो वो नीड्स डेवलप ही नहीं करवानी है उस टाइम पे, जो नीड्स ज़रूरी नहीं है उन नीड्स को डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर बोर्ड्स, अगर कोई 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहा है, सो इस टाइम पर 10 घंटे और 12 घंटे की नीड नहीं है इस टाइम पर, अभी के टाइम में, क्योंकि अभी बोर्ड्स बहुत दूर हैं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ स्लाइट डिफरेंस दैट व्हाट नीड्स टू बी डन एट द मोमेंट एंड व्हाट नीड्स नॉट टू बी डन, ठीक है, ताकि मेंटल हेल्थ जो है वो सेफ रहे एंड मेंटल हेल्थ पे कोई अफेक्ट ना हो फॉर द फ्यूचर, फॉर द नियर फ्यूचर। बिकॉज एक टर्म आती है स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इसका भी एक अपर वर्जन हम पढ़ेंगे, अगर बुक में नहीं होगा सो आई विल ट्राई टू टेल एंड एक्सप्लेन यू कि एक सिचुएशन आती है दैट इज़ बर्नआउट। तो बर्नआउट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स में। अब बर्नआउट को
देखा कैसे जाता है, विजुअलाइज कैसे किया जाता है। बर्नआउट इन इंडिविजुअल्स और इन पीपल इज समवॉट लाइक बच्चे 4 घंटे 6 घंटे से पढ़ रहे हैं एंड 6 घंटे बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं हमें कुछ भी मेमोराइज नहीं हो रहा, हम कुछ भी समझ नहीं पा रहे, एक एक वर्ड उन्हें बहुत भारी लग रहा है, बहुत बर्डन फील हो रहा है उनको एक एक वर्ड को समझने में। सो देन दैट इज द मोमेंट दैट दे नीड टू स्टॉप। तो वहाँ पर उनको रुक जाना चाहिए, वो 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए उस मेंटल हेल्थ की वायरिंग को, वो जो न्यूरो, वो जो साइनेप्टिक लेफ्ट से जो हमने 11th में स्टडी किए थे, साइनेप्टिक लेफ्ट साइनेप्टिक न्यूरो जो हॉर्मोन्स डेवलप किए गए थे उस टाइम पे पढ़ने के लिए, 4 घंटे पढ़ते 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 जो बर्डन डेवलप हुआ था, उस बर्डन को रिलीज करने के लिए आपको 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक अपने माइंड को देना होगा। वहाँ पर इंडिविजुअल सोचता किस तरीके से है वो डिपेंड करता है। देन अगेन एक्सपीरियंशियल कंपोनेंट कम्स इन प्ले। वहाँ पर वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को नोटिस कर सकता है कि हाँ यार, मैं अभी पिछले हफ्ते भी 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया था और उसके बाद मैं पूरा दिन नहीं पढ़ पाया था। सो इट्स बेटर ना कि आप 1.5 आवर या 1 आवर पढ़ें एंड यू टेक कंटिन्यूस ब्रेक्स ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन द 3 सेशंस ऑफ योर 1 आवर स्टडी। So that is more fruitful and that is more needed right now. तो एक प्लान तरीके से वहाँ पर कॉम्पोनेंशियल एस्पेक्ट भी आएगा। आप नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना है, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के साथ आप मेटा कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप क्या परफॉर्मेंस करेंगे, जहाँ पर वो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट होगा, लाइक व्हाट टू डू, हमें पढ़ना कैसे चाहिए, अच्छा ऐसे पढ़ेंगे, हमें ये टॉपिक्स इस समय क्लियर करने हैं, हम टाइम टेबल क्रिएट करेंगे एक वेल प्लान स्ट्रक्चर में। उसके बाद लास्ट आया हमारे पास परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जहाँ पर हम उस टाइम टेबल या उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो हमने खुद फॉर्म किए हैं और जो कि हमें पता है कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बेटर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। सो हियर कम्स द कॉम्पोनेंशियल एस्पेक्ट जो आप यूज कर सकते हैं इंटेलिजेंस में। दीज आर दी रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं ये सारे एस्पेक्ट्स। दीज आर नॉट ओनली टू बी लर्नड इन अ थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट। इन कंसेप्ट्स को थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सिर्फ पढ़ना है, पास होना है। दो स्टूडेंट्स who are willing to become psychologists or who are willing to become psychiatrists or anyone in the field of mental health, either mental health social worker or psychiatrist or counselors, तो उन सबको ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस समझने पड़ेंगे कि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, ये आपकी डेली लाइफ में किस तरीके से यूज़ होते हैं। So I hope that till now it is clear the two components of Sternberg's triarchic theory of intelligence. Now let's come to the novel part here. So सेकेंड कंपोनेंट में जो एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस का कंसेप्ट था, वहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास्ट में जनरेट हुए थे, फॉर्म हुए थे हमारे नोवेल सिचुएशंस या नए आइडियाज़ में, नए एक्सपीरियंसेस में जो हमने अंडरस्टैंड करी। द नेक्स्ट इज द automated या automation part. ठीक, so automated has been performed multiple times and can now be done with little or no extra thought. एक प्रोसेस होता है नोवेल प्रोसेस, ठीक है। सपोज 3 साल 4 साल पहले आपके लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हुए बॉल सपोज किसी गंदी जगह पे या किसी ऐसे कीचड़ वाली जगह पे, मड़ी जगह पे चली गई, तो वहाँ पर जिसने, अब ये उसके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, ठीक है। ट्राई टू इमेजिन द सिचुएशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू फ्रेम, कि एक नोवेल सिचुएशन से आप ऑटोमेटेड सिचुएशन में किस तरीके से कन्वर्ट हो सकते हो, ओनली जस्ट बाय यूजिंग योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। सो लेट्स अगेन गो बैक टू द सिचुएशन। क्रिकेट खेलते हुए बॉल जो है एक नाले में या एक कहीं पर जो जहाँ पर गंदा था वहाँ पर चली गई, ठीक है? अब वो एक सिचुएशन क्रिएट हुई उस इंडिविजुअल के लिए जिसको बोला गया कि बॉल लेकर आओ, या वो बॉल लेने के लिए गया, ठीक। अब वो इंडिविजुअल वहाँ पर क्या करेगा, वहाँ पर वो जाके या तो बॉल के लिए बॉल मना कर देगा, उसे बॉल दिख भी रही होगी बट वो जगह ऐसी होगी जहाँ पर वो कहेगा कि नहीं, मुझे ये बॉल नहीं चाहिए, मैं तो नहीं ला सकता, ठीक। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी जेन्युइन एंड अ वैलिड आंसर, ठीक। वहीं पर सेकंड कंपोनेंट क्या आ सकता है, सेकंड आंसर क्या आ सकता है,
कि वो बॉल को निकालेगा, कोशिश करेगा कोई पॉलीथीन हो या कोई चीज़ हो जिससे वो बॉल को होल्ड करके निकाले, और उसके बाद वो बॉल को रोल करता हुआ जहाँ पर फील्ड थी खेलने की जगह वहाँ पर वो ले गया। ठीक। अब जब वो लेकर गया तो वहाँ पर एक इंडिविजुअल ऐसा था जो जिसने ये सिचुएशन देखी हुई थी, जिसने ये सिचुएशन डील करी हुई थी। ठीक, जिसने इस सिचुएशन के साथ डील किया था। तो वो क्या करेगा, उस बॉल को उठाएगा और दीवार पे मारने लग जाएगा, दीवार पे मारने लग जाएगा उस बॉल को। होगा क्या कि उस बॉल में जो भी लगा होगा, मड या कीचड़ जो भी लगा होगा, वो उसके इम्पैक्ट से उतरने लग जाएगा। ठीक। एंड दैट इज आई गेस somewhat what we all did in our childhood when we used to play. So वही एक एक्सपीरियंस जनरेट होने की सिचुएशन होती है। ठीक। अब जो इंडिविजुअल बॉल लाया था उसने ये एक्सपीरियंस देखा, उसने ये बिहेवियर देखा, और उसके ब्रेन में, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये जो बिहेवियर था ये स्टोर हो गया। ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन इन द नियर फ्यूचर हो सकता है दोबारा ये सिचुएशन हो, बिकॉज दैट इज अ वेरी जनरलाइज सिचुएशन, हो सकता है ये चीज़ हो, दोबारा हुई। अब वहीं पर वो इंडिविजुअल अपने उस एक्सपीरियंस को इमिटेट करेगा, दैट इज अ बिहेवियरल एस्पेक्ट। वहाँ पर वो इमिटेट करेगा उस बिहेवियर को, बॉल निकालेगा, और इस बार वो हो सकता है कि कोई पॉलीथिन या कोई ऐसी चीज़ ना देखे बॉल को उठाने के लिए, तो वो सिंपल अपने बेयर हैंड से बॉल उठाएगा एंड हिट करेगा बॉल पे। ठीक। तो दैट इज द एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर वो धीरे धीरे बार बार ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जब भी वो खेलता है तो हो सकता है कि एक बार दो बार ये सिचुएशन वहाँ चली जाती हो, ठीक है, वो बॉल वहाँ चली जाती हो, देन दैट इज ऑटोमेटिकली द जनरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा उस टाइम पे। तो वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा उस इंडिविजुअल को कि अब मुझे क्या करना है ना। तो वो एक ऑटोमेटेड फॉर्म है। तो सी कि वो एक नोवेल सिचुएशन से निकल के, जो कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का, उससे वो कैसे कैसे डील किया, और डेवलप करते करते ही गेन्ड दैट मोमेंटम टू टू ऑब्जर्व एंड टू अप्लाई दैट बिहेवियर, और उसके बाद वो एक ऑटोमेटेड सिचुएशन बन गई। So that is what Sternberg tried to define with the experiential or creative subset of the triarchic theory of intelligence. Contextual, the third and the last aspect of the triarchic theory of intelligence, it is the contextual or the practical. जहाँ पर आप कंटेक्स्ट समझते हो, कंटेक्स्ट जैसे बुक्स के स्टार्टिंग में कंटेक्स्ट दिया होता है, ठीक है, तो उस कंटेंट को, उस कंटेक्स्ट को समझना पड़ता है कि अच्छा बुक में ये सारे टॉपिक्स दिए हैं एंड हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले थॉरली रीड करना है, और फिर जो हमारे वीक पार्ट्स हैं, जो हमारे वीक टॉपिक्स हैं, हमें उन्हें पहले क्लियर करना है। ठीक। जो इजी सिचुएशंस हैं, जो इजी चैप्टर्स हमें लग रहे हैं, तो वो तो हमारे एक्सपीरियंशियल पार्ट में आ ही गए हैं, तो वो हमें एक्सपीरियंस है कि हमने कैसे लर्न किया था, तो वो हो सकता है हम एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली नए पुराने और नए और मुश्किल चैप्टर्स में अप्लाई कर दें। तो वो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन डेवलप की जाएगी। Sternberg's third subtheory of intelligence is the practical intelligence, involves the ability to deal with the environmental demands encountered on a daily basis. It can be called street smartness or business sense. ठीक। अब यहाँ पर इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, आप सबने हो सकता है कि कल का वर्ल्ड कप फिनाले देखा हो, जहाँ पर इंडिया बहुत ही क्रूशल मैच हो गया था एंड में, और इंडिया जीत गई थी। मैंने भी पूरी रात मैच देखा, और उसके अकॉर्डिंग तो जो सिचुएशन वहाँ पर एक मैं बताना चाहूँगा उस, जी, ये डेली लाइफ में हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, बट इट्स जस्ट कि हम उसे ओवरलुक कर जाते हैं या हम उस पर नज़र नहीं देते, और वो हम चांस मिस कर जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं एक थियोरेटिकल कंसेप्ट को प्रैक्टिकली सीखने का। ठीक। सो इसी के लिए ये क्लासेस ऑफर की जाती हैं, जहाँ पर आप प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स आपकी डेली लाइफ में कितना हेल्पफुल हैं, कितना कितना बेनिफिट कर सकते हैं। तो कल के मैच में एक सिचुएशन हुई थी जहाँ पर सेकेंड लास्ट ओवर में एक कैच आउट हुआ था डेविड मिलर का। ठीक। अब डेविड मिलर का जो कैच हुआ था वो हमें सब पता है कि जो इंडियन टीम के प्लेयर हैं स्काई सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कैच किया, बट वहाँ पर उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या था। एक वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उनका क्या था कि जैसे ही बॉल बाउंड्री पे आ रही थी तो उन्हें पता था कि बाउंड्री से मेरा पैर टच हो जाएगा और हो सकता है कि 6 हो जाए।
ठीक है, क्योंकि बॉल भी हाथ में आ गई थी और उसके बाद पैर भी फील्ड से बाहर जा चुका था, तो वो हो सकता है कि 6 हो जाता। सो व्हाट ही डिड ड्यूरिंग हिज नेट प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, पार्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग उन्होंने वहाँ यूज करी और प्रैक्टिकल किया उस चीज का, ठीक, अपनी लाइफ में। और वो एक नोवेल सिचुएशन आ गई उनकी लाइफ में, ठीक। बट सी दिस इज द कॉम्बिनेशन, वहां पर उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने एक्सपीरियंशियल और प्रैक्टिकल कंटेक्चुअल एस्पेक्ट दोनों को कंबाइन किया। बट बिकॉज ऑफ हिज अनकॉन्शियसनेस उनको ये चीज़ पता नहीं चली। ऑटोमेटिकली बॉडी का रिस्पॉन्स ऐसा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से क्रिएट हो चुकी थी कि उन्हें अब ये रिस्पॉन्स देना था, ठीक। तो वॉट ही डिड कि उन्होंने कैच किया, देन बॉल थ्रो किया, एंड देन अगेन ही मूव इनटू द ही केम बैक इनटू द फील्ड एंड देन कॉट द बॉल। तो ये प्रैक्टिकल का एस्पेक्ट हुआ उनका, जहाँ पर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया, उस नोवेल सिचुएशन में रहकर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक सिचुएशन के साथ डील किया इफेक्टिवली। Persons high on this aspect easily adapt to their present environment or select a more favorable environment than the existing one, ठीक। तो उनका एक environment create था, जो बाउंड्री थी वो जस्ट उनके पैर से टच होने वाली थी, बॉल उनके हाथ में थी, ये एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट था जिसके साथ उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली डील किया, एंड वी नो द रिजल्ट्स कि क्या रिजल्ट हुआ, ठीक। ऐसे सिमिलर एक सिचुएशन कोविड-19, तो कोविड-19 या कोरोना वायरस जब डेवलप हुआ था, जब इंडिया में आया था या वर्ल्ड वाइड भी था, सो वी कुड सी दैट हमारा लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, ठीक। वी यूज टू वियर मास्क, वी यूज टू अप्लाई हैंड सैनिटाइजर्स। ड्यूरिंग माय बैचलर्स आई वेंट टू द एग्जामिनेशन, आई नो कि वहाँ पर एक प्रैक्टिकल और एक नोवेल सिचुएशन थी, where we used to wear the PPE kits and then go to the exam centers to give exams, ठीक है। तो ऐसी situations में भी examinations दिए हैं स्टूडेंट्स ने, जो मेरे उस बैच के उस टाइम के स्टूडेंट्स होंगे, तो उन्होंने ये situations देखी हैं, और वो एक नोवेल सिचुएशन थी, बट उसके एंड उस चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट कि लाइक 2 साल पहले ऐसा हुआ था, 5 साल पहले ऐसा हुआ था, फिर से वैसा कर लेंगे, है ना। तो वो एक नोवेल सिचुएशन थी आजकल जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, उस टाइम पे जो थे, बट उन्होंने प्रैक्टिकली एडजस्ट किया उस एनवायरनमेंट को। स्ट्रीट स्मार्ट, दे बिकेम स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक। और स्ट्रीट स्मार्ट इज क्विकली ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस, quickly trying to frame solutions and gathering the positive note of the environment, yeah? So Sternberg's triarchic theory of intelligence represents the information processing approach to understand the intelligence. अब यहाँ पर जो हमने लास्ट पढ़ा था साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड द आईओपी अप्रोच, दैट इज द इंटेलिजेंस और द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, द आईओपी अप्रोच, तो यहाँ पर स्टर्नबर्ग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थी। थे वो साइकोमेट्रिक फील्ड से बिलोंग करते थे, बट स्टिल उनका जो थ्योरी फॉर्म हुई वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थी, कि आप में जो इंफॉर्मेशन आई है थ्रू नेचर, थ्रू सोसाइटी, थ्रू योर एनवायरनमेंट, आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डील करोगे, क्या उसमें नॉलेज कंपोनेंट लगाओगे, किस तरीके से परफॉर्म करोगे, एक्वायर कैसे करोगे उस इंफॉर्मेशन को, उसके बाद क्या वो एक पुराना एक्सपीरियंस था या एक नोवेल सिचुएशन थी, क्या वो ऑटोमेटेड बन गई आपकी लाइफ में आगे इन योर नियर फ्यूचर, या आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को डील किया, ठीक। So I hope with all these examples that I provided you with in this triarchic theory of intelligence, so ये triarchic theory of intelligence आपको समझ आया होगा, and if there are still any doubts, doubts are good to ask, and अगर आप में डाउट है इस टॉपिक को लेके या किसी भी और प्रीवियस टॉपिक को लेके, तो you're very much welcome to answer, to give your suggestions, and thanks a lot, and we'll meet in the next video. Till then, see you, and kindly like, share and subscribe to my YouTube channel, so that in the upcoming future new videos of the topics, the theories and the chapters are provided to you on a daily basis, and thanks a lot.